दर्शकों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। जी हां, इस प्रोग्राम में जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए हम उन शख्सियतों को आप सब के रूबरू करते हैं जिन्होंने शहर में हमेशा ही विकास के लिए ही अपना जीवन दिया है। जी हाँ, और आज की इस चर्चा में हमारे साथ हमारे शहर के पूर्व विधायक जनाब अशोक शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि मौजूदा मेंबर पीएसी हैं श्रोमणी अकाली दल के। तो करेंगे इनसे चर्चा, राजनीति के ऊपर जानेंगे, शहर में किस तरह का विकास हो रहा है और आने वाले विधानसभा के चुनावों में क्या रणनीति रहेगी श्रोमणी अकाली दल की, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छी वार्ता के लिए हमें बुलाया है और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का एक सुलझे हुए ढंग से जवाब दें। जी बिल्कुल सर। समय सीमित है, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सर सवाल मेरा ये रहेगा कि श्रोमणी अकाली दल कितनी मजबूती रखता है विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें? जहाँ तक पंजाब का सवाल है, इस वक्त जिस तरह का चुनावी माहौल दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, तो श्रोमणी अकाली दल पंजाब के अंदर इस वक्त नंबर 1 स्थिति में है। और हमें और हमारे बाकी जो राजनीति की सूझबूझ रखते हैं उन सब का यही कहना है कि हम बड़े उस स्थिति में आ चुके हैं जहां हम अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सर, गठबंधन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़ना और बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना कितना फायदेमंद रहा? मैं इस पर कोई ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकूँगा क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन टूटने के बाद ही अकाली दल में शामिल हुआ था। और जहाँ तक सवाल है ये बहुजन समाज पार्टी का, तो अगर हम पिछला इतिहास देखें तो बहुजन समाज की पार्टी की एक अच्छी स्थिति रही है पंजाब के अंदर 2 बार। और तब भी जब अकाली दल के साथ इनका गठबंधन हुआ था और यानी अच्छी सीटों पर इसने अपने जो है वो जीतने की कैपेसिटी दिखाई थी। सो बहुजन समाज पार्टी अगर पूरी तरह डेडिकेट होकर लगी हुई है और यकीनन कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे। सर, मैनिफेस्टो की तरफ बढ़ते हैं तो श्रोमणी अकाली दल जो है वो किन मैनिफेस्टो को लेकर के, किन बातों को आधार बना करके चुनाव में उतरेगा? सबसे बड़ा आधार तो मैं समझता हूँ, अभी तो हमने हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अकाली दल के हमारे प्रधान सुखबीर जी बादल जो हैं वो समझते हैं कि अब बाकी मुद्दों को पीछे रखकर आर्थिक मुद्दों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। वो इसलिए कि दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में अब ये पंजाब है वो पिछड़ चुका है। हालात उसके कुछ भी रहे हों, ये 5 साल का ये जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, तो आप इसके लिए वो कुछ भी वो तर्क दें वो बेईमानी है। एक बात तो साफ है कि इन 5 सालों के अंदर पंजाब बड़ी तेज़ी के साथ इसका आर्थिक जो जैसे कह दें इकोनॉमिक ग्राफ जो है इसका वो बहुत डाउन गया है। और पंजाब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी प्रॉब्लम्स हैं कि एम्प्लॉयमेंट जिसको दूसरी स्टेट्स भी फेस कर रही हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें। तो इसका और ये भी है कि दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में जो जब हम पिछड़े हैं तो हमें वो बैकलॉग को भी पूरा करना है और आगे के लिए कुछ इस प्रकार की योजनाएं लानी है जिनसे इसका जो पंजाब की जो आर्थिक बदहाली है उसे आर्थिक खुशहाली में बदल दिया जाए। बिल्कुल सही सर। अगर पिछले चुनाव की बात करें 2017 में, तो श्रोमणी अकाली दल के कुछ इसी तरह के मैनिफेस्टो से आर्थिक स्थिति से निकलने की बात उन्होंने की थी, बिजली सस्ती करने की बात की थी, पानी के बिल माफ करने की बात की थी और भी बहुत कुछ था, पर फिर भी शिकस्त हाथ लगी, हार हुई। तो अब क्या ये दोबारा इसी तरह का क्या वो हथकंडा अपनाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं होता। लगातार 10 साल अकाली दल ने तब सत्ता में आकर लोगों की सेवा की, तो
कुछ हमारा सब लोगों का कुछ ऐसा सोचने का सिस्टम भी बन चुका है कि शायद कोई नया आए तो पता नहीं वो कितना और बढ़िया कर जाएगा। वो ये नया लाने के चक्कर में कुछ कई बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है। वरना जिन बातों को लेकर पंजाब की जनता ने वो अकाली सरकार को बदला और कांग्रेस को सत्ता में लाए, वो सारी की सारी बातें पूर्णतः झूठ थी। मैं यहाँ तक भी आपको बता दूं, तब मैं उस वक्त कांग्रेस में हुआ करता था और मैंने भी उन लोगों को 25,000 के करीब मैंने वो भरे थे वो फॉर्म, जिसमें कहा था कि हर घर में नौकरी, और अगर नौकरी नहीं दे सके तो सत्ता में आने के बाद 3 महीने के बाद सबको 2500 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। तो ये बातें मैंने भी की थी और मुझे भी यकीन था कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो सिर्फ यही नहीं, चाहे वो ये जो माफिया और दूसरे ये रेत बजरी कह लीजिए, शराब माफिया कह लीजिए, दूसरी और भी बहुत सारी बातें जिनकी बातें करके वो लोग सत्ता में आए थे, वो तो वही की वही रही। तो वो एक बात जो सब लोगों को समझ में आ गई है कि जो लोग झूठ बोलकर लोग यकीन कर लेते हैं, एक लोगों की अच्छाई है, लेकिन जो लोग झूठ बोलकर सत्ता में आ जाते हैं उनको फिर लोग दंड भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त देते हैं, और इस बार कांग्रेस को वो दंड भोगना होगा। बिल्कुल। चलिए सर, मैनिफेस्टो की बातें तो आती जाती रहती हैं, वादे भी कभी पूरे होते हैं कभी पूरे नहीं होते हैं। हम आपकी बात करेंगे सर कि एक बहुत बड़ा रुतबा विधायक रहना, उस पार्टी में पूरा जीवन दे देना, उस पार्टी के प्रति एक पूरा समर्पण के साथ आपने सेवा की, यूँ कह लीजिए कि एक भरा दरबार आपने रातों रात छोड़ दिया। क्या कारण था कि सर एक मान सम्मान में कमी आ गई थी, या उनकी तरफ से एक आपको कोई वो जो एक पोजीशन देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही थी? नहीं, पोजीशन पार्टियों में बदलती रहती है। कभी वर्कर के तौर पे भी काम करना चाहिए, कभी लीडर के तौर पे भी काम करना चाहिए, कभी अपने मन से एक कमिटमेंट होती है जिस पार्टी के अंदर वर्क करता है आदमी, वो कमिटमेंट भी जो है कई बार मजबूत करती है, पूरी तरह डेडिकेट होके उस पार्टी के अंदर काम किया। 2 बार ऐसा हुआ मैंने पार्टी छोड़ी। पिछली बार जब मैंने पार्टी थोड़ी देर के लिए छोड़ी थी तो वो सभी लोगों ने ये महसूस किया कि उनसे गलती हो गई, और वो सभी केंद्रीय नेता से लगकर जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मिस्टर शकील अहमद और हमारे मेंबर पार्लियामेंट और बहुत सारे लीडर साहिबान बहुत बड़ी तादाद में मेरे निवास स्थान पर आए और उन्होंने कहा, बेटी आपने बहुत अच्छा किया, आपने पार्टी तो छोड़ दी थी लेकिन आपने किसी और पार्टी में जाने की कोशिश नहीं की, घर पे बैठ गए, इसलिए अब आप वापस आ जाइए। मैंने उन्हें कहा कि अब आप अपने नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए मैं दुखी होकर, मैं नियमों को मानता हूँ, आप भी मुझे नियमों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं नियमों को नहीं मानते। अब अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो पार्टी जो है वो आगे बढ़ने की बजाय रसातल में जाएगी। सवाल अशोक शर्मा का नहीं है, सवाल नियमों का है, और अगर आप खुद ही उन नियमों पर पालन नहीं करते तो कैसे आप चाहेंगे कि नीचे वर्कर या आपके नीचे काम करने वाले नेता जो हैं वो नियमों को माने? वो भी आप ही की तरह महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। तो चलिए मैं वापस आ गया, और उसके बाद दोबारा 2017 में मैंने, जब उन्होंने कुछ इस तरह का आचरण किया तो मैंने वो पार्टी छोड़ दी। और उसमें भी यही था कि भाई कोई कुछ इलेक्शन के, कुछ अपने सिस्टम के, कुछ पार्टी के एक नियम है जिस नियमों को पार्टी के अध्यक्ष को ही केंद्रीय स्तर पर मानना होगा। अगर वो ही किसी नियम को नहीं मानता तो कोई कहाँ लिखा हुआ है कि नीचे वाले लोग हैं वो नियमों को माने? तो अगर वही गलती कर रहे हैं तो मैंने वही कहा है कि नियम सब पर लागू होते हैं और तभी नियम कहलाते हैं। उन्होंने नियमों की अवहेलना की, कुछ इस प्रकार का आचरण किया जो आचरण गले के नीचे उतरता ही नहीं था। तो मैं कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता जिससे किसी को ऐसा किया जाए कि भी ठेस लगाई जाए। मैं समझता हूँ मेरी इन
चिकनी चुपड़ी सी बातों से भी कुछ मतलब आप निकाल ही लेंगे कि भाई आचरण ही ठीक नहीं है। अब मेरा राजनीतिक आचरण ठीक नहीं है तो मेरे नीचे काम करने वालों का राजनीतिक आचरण कैसे ठीक हो। तो बात करेंगे कि जब इस बार आपने पार्टी छोड़ी तो क्या केंद्र सरकार से कोई मंत्री या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आपको मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, इस बार वैसे तो एक आध बार कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो मुझे अपने तर्कों से प्रभावित नहीं कर पाए। मैं जीवन के उस छोर पे खड़ा हूँ जहाँ मुझे अब अपने साथ कोई समझौता नहीं करना है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। मैंने पूरे जीवन के अंदर सारे क्षेत्रों में, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा राजनीति में आना एक वो ईश्वरीय कोई योजना हो सकती थी तो हुई भी और आया भी, पर मेरा पूरा जीवन सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र के अंदर बीता है। 50 साल से ज़्यादा, 50 पे क्या 55 साल से ज़्यादा, मेरी उम्र के हिसाब से 55 साल से ज़्यादा मैंने यहाँ काम किया। और आज की डेट में भी मैं, अगर अब तक ये अकाली दल ज्वाइन नहीं किया था, मैं, आप देखते ही हैं शहर के अंदर, मैं अच्छे मेरे पास प्लेटफॉर्म है सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं पूरी तरह काम करके अपने मन को मैं पूरी वो जिसे जस्टिफाई करता हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि मैं राजनीति में अगर आया हूँ तो मुझे वहाँ भी जो है वो जिसे कहते हैं वो राजनीतिक नैतिकता और राजनीतिक गरिमा, इन दो शब्दों के बाहर मैं नहीं जा सकता। और मैंने उन्हें कहा था कि मुझे आप में कुछ ऐसा नज़र अब नहीं आ रहा। और वैसे भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख लीजिए, कहाँ एक इतनी बड़ी पार्टी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना योगदान दिया, उसके बाद स्वतंत्र भारत के अंदर भी पूरी तरह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है वो पूरी तरह अपनी सेवाएं दी। लेकिन आज क्या है, आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस जो है वो अप्रासंगिक हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? मेरी बात छोड़िए, मैं कहूँगा उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया तो हो सकता है कि छोटी बात हो, लेकिन पूरे देश ने उन्हें नकार दिया तो फिर ये क्या हुआ? ये तो फिर हमारी बात पे मोहर लगाई है ना सभी लोगों ने कि वो नियमों की पालना नहीं करते। उनका सोचने का, काम करने का ढंग जो है वो इस तरह का नहीं रहा जो कांग्रेस हुआ करती थी। बिल्कुल। गरिमा की बात हुई है, नियमों की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल पर भी कई तरह के सवालिया निशान जो हैं वो खड़े होते हैं। तो क्या सोच समझ करके श्रोमणी अकाली दल को ज्वाइन किया गया? मैंने तो मेरी अब कोई इस तरह की इच्छा नहीं थी कि मुझे अब केंद्रीय स्तर में कोई जाकर किसी दूसरे स्टेट में या केंद्रीय स्तर पर कोई काम करना है। अगर कुछ समय बचता तो मुझे राजनीति में अगर काम करना था तो फिर कांग्रेस छोड़ दी थी, तो किसी ऐसी पार्टी के अंदर भी तो काम करना था जो पंजाब की सेवा कर रही हो, जिसका कुछ अपना इतिहास हो। तो इसका इतिहास तो ये था कि 5 बार मुख्यमंत्री पद जो है वो निभाया है अकाली दल ने और पूरे पंजाब की सेवा। ये अलग बात है कि आपका जो जिला पठानकोट जिला क्या, ये तो छोटी सी एक जिली है 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जिला है, जो मांग थी तो लोगों को बना भी दिया गया। तो इस सारे मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि जो पिछला मैं इतिहास देखता हूँ, क्योंकि अभी इनके सरप्रस्त हमारे जो सरदार प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी रखते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो पंजाब के अंदर एक नया इतिहास लिखेंगे। चलिए, पंजाब की बात तो हुई, अब बात करेंगे पठानकोट की। तो पठानकोट में अगर श्रोमणी अकाली दल की अगर बात करें तो आप जब आपने ज्वाइन किया है श्रोमणी अकाली दल को, तो मैं समझता हूं कि श्रोमणी अकाली दल के खेमे में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर थी कि पठानकोट में उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पिलर मिल गया। क्योंकि आपका भी अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, जैसे कि आपने भी बताया और प्रेस के माध्यम से भी हम देखें, तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है आपकी। आप विधायक रह चुके हैं, सामाजिक कार्यों में भी हैं, लोग जानते हैं आपको, तो स्ट्रॉन्ग पिलर है। बावजूद इसके ऐसी क्या स्थिति आ गई कि यहाँ पे श्रोमणी अकाली दल को सीट ना दे करके बहुजन समाज पार्टी को दे देगी? क्या उन्हें लगता था कि यहाँ से कहीं ना कहीं कोई नाकामयाबी हाथ लगेगी अगर श्रोमणी अकाली दल का कैंडिडेट आता है? नहीं, ऐसा नहीं था। जब वहाँ गठबंधन उनके साथ हुआ तो एक उन लीडर्स के साथ वहाँ अकाली दल के जो हमारे लीडर साहबान हैं उनकी मीटिंग द्वारा हुई, और इन सीटों की निशानदेही उन्होंने की, बहुजन समाज पार्टी ने भी की।
तो फिर ऐसा तो था नहीं कि एक तो गठबंधन किया जाए और शुरू में ही जो है इस तरह का आचरण शुरू हो जाए कि नहीं जी हम ये नहीं देंगे और वो नहीं देंगे। अगर उन्होंने इस तरह का इन सीटों पर कंसेंसस कर लिया तो फिर बात डिसिप्लिन की आ गई, तो डिसिप्लिन के अंदर फिर ये सीटें चली गई। लेकिन ये ज़रूर है, मैं आपकी बात को मान के चलता हूँ कि चूँकि यहाँ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ही मुख्यतः अपना सत्ता में अकाली दल के साथ शेयर करती रही है, तो एक जो यहाँ सत्ता पक्ष का जो चेहरा था वो ऑलमोस्ट जो भारतीय जनता पार्टी था वही था। ज़्यादातर अकाली लोगों को इस तरह, अकाली या लीडर्स को कुछ इस तरह का मौका ही नहीं मिलता था कि वो ये कह सके कि सरकार हमारी है। ये भी एक ऐसा पक्ष था, वो कुछ और इस प्रकार वो कुछ ऐसी आवाज़ बुलंद भी नहीं कर सके कि उन्हें कहिए कि भाई अकाली दल की सरकार है, मान लीजिए हमारे गठबंधन में हमारे भाई हैं, लेकिन कम से कम हमें भी उतना ही सम्मान वो दीजिए। लेकिन शायद ऐसा मैं क्या सभी लोगों का ऐसा कहना था कि यहाँ अकाली बेचारे सेकेंडरी पोजीशन पे थे और प्राइमरी हमेशा ही यहाँ गठबंधन की सरकार जब रही अकाली भाजपा की तो वही रही। तो अब थोड़ा उसमें अंतर आया है और यकीनन वो अकाली भी जो कई ऐसे लोग भी तो होते हैं जो समझते हैं कि यार हमने क्या लेना है, तो सिस्टम चल रहा है पूरे इस जिले के अंदर। अब कुछ इस प्रकार के लोग उभर कर बाहर आ रहे हैं जो समझते हैं कि अगर कांग्रेस का बदल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। एक बात निश्चित है, मुझे कहने की क्या जरूरत है, आप किसी से पूछ लीजिए कि क्या पंजाब के अंदर इस प्रकार का भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए? ऐसा संभव ही नहीं। सरकार बनाने की स्थिति में यहाँ कभी कांग्रेस हो जाती है, कभी अकाली दल हो जाता है, कभी कभी चर्चा अभी कुछ लोगों ने अभी करनी शुरू कर दिया, आपका भी चर्चा में अभी वो भी सरकार बनाने की तैयारी में है। बहरहाल सत्ता और जिसे कहते हैं विपक्ष, इन दोनों में ये जो अकाली दल और इंडियन नेशनल कांग्रेस रही है, तो यहाँ पर ऐसा संभव नहीं था, लेकिन अब होगा। अब आप यकीन कीजिए ये बहुत जल्दी था, अब ये सिलसिला शुरू हुआ है और हमने अपने वो जो लोग हैं सब लोगों को कहा है कि अगर अकाली दल ने ही इतनी सत्ता जो 10 साल पीछे भी भोगी है और पीछे भी उससे पहले भी जो पंजाब की सेवा की है, तो आप लोग सीधे तौर पर आकर अकाली दल के साथ जुड़िए और फिर जब सीधे आप जुड़ेंगे तो सीधे तौर पर हमारा उत्तरदायित्व होगा आपके प्रति, हम आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे जब आप हमसे सीधे जुड़ोगे। अब ये वाला जो सोचने का सिस्टम कम कर दीजिए कि ये मतलब ये सिख संगत की पार्टी है, ये हिंदू की पार्टी है, पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और पंजाब की खुशहाली और के लिए काम किया है, मुख्यमंत्री के ओहदे दिए हैं, तो फिर सीधे आप आ जाइए, जुड़ जाइए, भूल जाइए ये छोटी सी एक अंदर जो एक अपने अंदर आप आगे और लोग आ रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ बताऊं, मैं जाता हूं जब अपने हेडक्वार्टर हमारे प्रांतीय कार्यालय में, इतनी वहाँ भीड़ है अब हमारे सहदारी भाइयों की, हमारे हिंदू वर्ग की, कि अब मुझे वहाँ कई बार लगना मुश्किल हो जाता है कि ये वही अकाली दफ्तर है। तो अब वो धीरे धीरे, लेकिन किसी चीज़ पर, किसी खास मुकाम पर, किसी मिशन पर आने के लिए समय लगता है, तो समय लगेगा। हमें भी कोई जल्दी नहीं है, हम कोई इतने महत्वाकांक्षी नहीं है कि हमने जीवन में जो पाया उसके लिए हम लोगों का धन्यवाद करते हैं, आज भी खुश हैं। और लेकिन पार्टी का काम करते हुए हम कितने महत्वाकांक्षी नहीं है कि अभी हमें सब कुछ चाहिए, अभी नहीं चाहिए। अभी हमें उस मिशन को कामयाब करना है और मिशन कामयाब होगा। अब बात करेंगे सर पठानकोट के विकास की। मौजूदा विधायक जो हैं हमारे कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सा विकास किया है और उस विकास के नाम पर ये बात भी सच है कि वो वोट भी मांगेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया है। आपको लगता है, आप भी विधायक रह चुके हैं, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आप भी विधायक रह चुके हैं, आपके कार्यकाल में आप भी कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, आपको लगता है कि विकास हुआ है? मैं बताता हूँ आपको, यहाँ विकास की डेफिनेशन ही जब आपने उसका ही मटिया मेट कर दिया। विकास आप किसे कहते हैं?
बताइए, विकास किसी क्षेत्र का विकास जो होता है तो विकास स्वयं बोलता है। अब आप नालियाँ, गलियाँ, पुलियाँ अगर इसको ही विकास कहेंगे तो फिर आप अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा कर रहे हैं। ये तो कॉरपोरेशन यहाँ पर है, कॉरपोरेशन है। अब पहले म्युनिसिपल काउंसिल हुआ करती थी, कॉरपोरेशन है यहाँ पर। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, ए क्लास इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है यहाँ पर, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। ये सारे गलियाँ, नालियाँ, पुलियाँ, ये सारे काम कॉरपोरेशन के हैं और उसके लिए एक अलग से स्थानीय सरकार कहते हैं उसे, उसके अलग से चुनाव होते हैं, उनके काउंसलर चुने जाते हैं, उनके मेयर चुने जाते हैं, फिर उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सभी लोग जो है वो अपने अपने वार्ड वाइज अपने अपने क्षेत्र की को यानी वहाँ की समस्याओं को हल करेंगे। एक विधायक जो है उसकी भूमिका नालियाँ, गलियाँ और पुलियाँ नहीं होती। उसको अपने क्षेत्र के अंदर कुछ इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है जिससे वो आने वाली नस्लों के लिए कुछ उसमें एक आशा की किरण दिखाई दे। बताइए कोई बड़ा काम, ऐसा बड़ा काम जिससे आने वाली नस्लों को कोई प्रॉमिसिंग या आशा की ऐसी किरण मिली हो जिससे वो कहे कि हाँ अब हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। बताइए, कुछ भी नहीं है। एक आध प्रोजेक्ट बताइए। हमने भी काम किया था, हमने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किए थे, वो भी सरकार के नहीं थे, अपने दिमाग से किए थे। आज भी लोग उन प्रोजेक्ट्स को याद करते हैं। पर मुझे ये बता दीजिए, इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अभी ये 4.5 पौने 5 साल, क्या 2 महीने कम 5 साल होने जा रहे हैं, बताइए कौन सा बड़ा काम किया है? एक बड़ा शोर मचाया था पेप्सी का। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, आप जाइए अपनी टीम को वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ क्या है। उसने कितना ट्रेड यहाँ प्रमोट किया, कितने बिजनेस के अदारे उसकी वजह से यहाँ पैदा हुए, और कितना शहर के अंदर जो है रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ, पता कर लीजिए। और उधर आ जाइए, एक आधा और भी मतलब ये कर दिया, वो कर दिया, कह रही यहाँ से 4.5 साल के अंदर अगर 2, 3, 4 काम हो भी गए होंगे तो उसे आप विकास मत कहिए। बस विकास करने के लिए आज तक मैं मानता हूँ बात को। एक बार ज्ञानी जैल सिंह जी जीते थे रोपड़ से। रोपड़ एक छोटा सा एक शहर था पंजाब का, छोटा, अब भी छोटा है। पंजाब पठानकोट जितना बड़ा शहर नहीं है, वो रोपड़ छोटा है। रोपड़ से जीते थे तो उन्होंने रोपड़ वालों को कहा था कि आपने मुझे जिताया है, ज्ञानी जी को, जो हमारे राष्ट्रपति बाद में बने। उन्होंने वहाँ इतनी हैवी इंडस्ट्री लगाई कि रोपड़ और रोपड़ के जो एडजॉइनिंग एरियाज थे वहाँ पर कहीं भी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो नहीं रही। वहाँ सब लोगों को उनकी योग्यता के मुताबिक उन हैवी इंडस्ट्रीज में काम मिल गया। तो विकास शब्द को ना आप छोटा मत कहिए। विकास शब्द होता है, उससे ये होता है कि 5 साल के बाद कितने नौजवानों ने यहाँ डिग्रियां ली होंगी, कितने नौजवान कॉलेजेस से निकले होंगे, कितने नौजवान जो है वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं बेचारे, उनकी क्या उम्मीदें होंगी कि ये सब कुछ बढ़ेगा, हमारा काम भी बढ़ेगा। कितने नए स्टार्टअप यहाँ पर आए। स्टार्टअप कोई एक आध आया होगा, मैं वो भी नहीं कहता, एक आध कोई आया भी होगा, लेकिन कितने ऐसे स्टार्टअप नौजवानों ने शुरू किए इस इलाके में, ताकि इस इलाके के लिए कोई ऐसी आर्थिक जिसे कहते हैं खुशहाली की कोई किरण नजर आए। पर इसलिए मैं नहीं कहता, मुझे नहीं करता, मुझे तो मालूम है कोई विधायक बनेगा, उसने काम करना है, उसने कुछ पैसे लाने हैं, कहना है मैं पैसे लेके आया हूँ, लीजिए मैं ये चाहे ये काम आम आदमी के लिए है और उसको भरमाने के लिए है। जो लोग समझते हैं विकास की परिभाषा को, विकास को, उनसे आप बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि विकास के नाम पर जिस प्रकार के दावे किए गए थे वो जीरो है। सर, अगर बात करें कॉरपोरेशन इलेक्शन की, तो कॉरपोरेशन इलेक्शन में तो धमाकेदार जीत इन्होंने हासिल की थी, तो वो किस बिना पे थी? देखिए जी, मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा मतदाता है वो बड़ा ही कई बार सूझवान भी होता है और कई बार पता भी नहीं लगता भी यार उसने ऐसा क्या कर दिया।
अभी अभी कोई कारपोरेशन से कोई 1 साल पहले या 1.5 साल पहले हमारे इस इलाके के मतदाताओं ने 1952 से लेकर तब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 31,000 की लीड से सनी देओल जी को जिता दिया। अब बताइए कहाँ गए वो वाले कांग्रेसी, कहाँ गए वो दूसरे लोग, वो अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ के सारे सब किसके पीछे लग गए? उन्होंने सनी देओल को 31,000 के करीब 30,000 के करीब लीड से पठानकोट से जिताया। क्या कहेंगे आप, क्या हो गया था? सनी देओल जी किसी के साथ कोई नहीं, सनी देओल अपने जो उनका फील्ड है उसमें एक मंझे हुए और एक सफल कलाकार, तो ठीक है। अभी भी देख लीजिए क्या हुआ तो कुछ भी नहीं, वोट लोगों ने डाला और आज को आपके मेंबर पार्लियामेंट आपको अवेलेबल नहीं है और वो इस बात को छुपाते भी नहीं और कोई बयान भी नहीं देते कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं कर दूंगा, वो चुप है क्योंकि उन्हें पता है कि आंकड़ा पूरा करने के लिए उनको यहाँ भेजा था। लेकिन कसूर किन लोगों का है? उन लोगों का जिन्होंने, चाहे वो कांग्रेस के थे, बीजेपी की थे, दूसरी पार्टी के जुड़े थे, उनको 30,000 से ज़्यादा वोटों की लीड देके 1952 से लेकर तब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो क्या कहेंगे आप? वो कारपोरेशन में क्या हो गया? कारपोरेशन में भी ऐसा ही है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि सरकार किसकी है, और जिसकी सरकार है सूबे में वो यार किसी और को बना देंगे, कुछ नहीं होना, बना दो इनको, ही कुछ करेंगे, काम तो करेंगे ना कुछ। अब कमेटियां भी जो हैं उनका दारोमदार ज़्यादा कारपोरेशनों का सरकार पर रहता है, फंडों के लिए भी सारा कुछ। तो फिर कुछ लोग समझदारी इस तरह की भी कर देते हैं कि जिसकी सरकार हो उसको पंचायतों का देख लीजिए आप। चलिए ये तो आपकी कारपोरेशन है, पंचायती इलेक्शन जब भी आते हैं जिसकी सरकार बदल के आती है उसके 90% से ऊपर 95% से ऊपर पंचायत के जो सरपंच हैं उसके चुने। क्या होता है उन लोगों को? कुछ नहीं होता, सोच बदल जाती है। तो इसी तरह ये कारपोरेशन में भी ऐसा हुआ। और आप क्या आप बाकी मतदाता जो है वो ऐसी बात नहीं, सूझवान है। कई बार बड़े बड़े अच्छे निर्णय भी लेता है, कई बार ऐसे भी निर्णय लेता है। जैसे मैंने बार बार कहता रहा हूँ आपको, इसी मतदाता ने फूलन देवी डकायत को भी जिताया था, एक बहुत बड़े लीडर को हराया था। इसी मतदाता ने एक श्री राम नायक भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर को हराया था और गोविंदा जी को जिताया था। अब बताइए कहाँ गोविंदा और कहाँ श्री राम नायक जी? हालांकि मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी जुड़ा नहीं, लेकिन नेता तो बड़े थे ना वो। अब गोविंदा जी ने क्या कर लेना था? मैं बार बार यही कहता हूं कि राजनीति के अंदर सिर्फ वही आए जिसने पहले आने से पहले अपना समय सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में लगाया हो। सर, विकास की बात की है तो जब आप विधायक थे आपने कहा कि उस टाइम पे आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेकर के आए। क्या वो जनता को पसंद नहीं आए, जब पार्टी को पसंद नहीं आए, जो आप उसका शिकार हुए? क्योंकि उसके बाद ना तो कोई ऐसी टिकट की बात रही और उसके बाद देखने में भी ऐसा आया कि पार्टी से आप पीछे ही हटते चले गए। मैं बताता हूँ ऐसा हुआ नहीं। जब मैं वो दूसरा मेरा इलेक्शन आया तो कुछ हमारे भाइयों को लगा कि ये तो आने वाले समय भी ये अब छोड़ के नहीं जाने वाला, ये तो पक्का एमएलए हो जाएगा यहाँ का। तो उन्होंने, और जब मेरा 2007 का इलेक्शन आया तो इसमें 3-4 कांग्रेस के लोगों को खड़ा कर दिया। अब मैं समझता था कि भी ऐसा कुछ, ऐसी स्थिति की मैंने कल्पना की नहीं थी। अगर वो ऐसा मुझे पहले भी दिमाग में होता, पर उन्होंने उनको खड़ा कर दिया। अब वो सारे मिलके कोई करीबन 24-25 हज़ार के करीब वोट ले गए और मैं मात्र 8,500 जैसे 4,500 कह लीजिए, 4,500 वोट से हरा, इतने बड़े चक्रव्यूह के अंदर जाकर भी। लेकिन उन्होंने लगा कि इस बार अगर ये नहीं गया तो फिर अब ये जाने वाला नहीं है। तो इस तरह का भी कुछ उन्होंने हमारे किया। हमें उनसे कोई यानी ठीक है, हर किसी को अधिकार है करने का, उन्होंने किया। हमने कहा ठीक है भी, ठीक ही किया होगा। लेकिन मैंने 2012 में उसी कांग्रेस को कांग्रेस के बराबर वोटें लेकर आज़ाद उसको ये जताया कि इस तरह की हरकत आपने की, आपके कांग्रेस वालों ने की,
तो मैं भी कर सकता हूं, और मैंने अपने आप को आपके बराबर कर लिया एक राष्ट्रीय पार्टी के मुकाबले में बराबर वोट लेकर, और उसके लिए मैं श्रेय देता हूं मुझे प्यार करने वाले, मुझ में विश्वास रखने वाले और मुझे चाहने वाले लोगों ने वो मेरा सम्मान बनाया था उस वक्त। एक तरफ राष्ट्रीय कांग्रेस और एक तरफ मैं, और मेरे वोट और उनके वोट बराबर। बिल्कुल, यानी कि ये तो वही बात हुई कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। बिल्कुल जी, ये अपनों का ही काम होता है। अच्छा चलो, बात तो फिर वहीं आती है कि एक आज़ाद पार्टी से इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी आप एक नेशनल पार्टी के बराबर आते हैं, तो लगता नहीं है कि श्रोमणी अकाली दल हाईकमान कहीं ये गलती कर रहा है कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को टिकट दे दी है? अगर आपको टिकट मिलती तो क्या आप यहाँ पे उनकी सीट में एक और इजाफा करते? देखिए, ऐसा मैं बात कर रहा हूँ वोट बैंक की, कि आपने कहा कि आपके चाहने वाले हैं यहाँ पे, तो क्या वो चाहने वाले नहीं दिख रहे? नहीं, ऐसा है नहीं, मैं ये खुद मानता हूँ कि अगर मुझे हुक्म होता पार्टी की तरफ से, मैं मांगता नहीं, क्योंकि मैं इस बार वहाँ जब अकाली पार्टी में गया हूँ तो मैंने कहा था कि अभी मिशन जो है वो पंजाब में हमारी पार्टी के जीतने का लेके मैं आया हूँ, और उसके बाद जब पार्टी जीत जाएगी तो बड़ा कुछ है, आपस में हम लोगों की सेवा और बड़े तरीके से कर पाएंगे। इसलिए मैंने कुछ ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की कि मुझे ये इलेक्शन लड़ना है। कुछ इस तरह का भी वहाँ बना कि मुझे अब इस बार अगर मैं जीत जाता हूँ और उधर पार्टी नहीं जीतती तो मेरा जीतना भी बेकार था। अब आपके यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो लगातार जीत रहे हैं, पिछले 5 साल वो बेचारे घर बैठे हुए हैं जीत कर, हैं, कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पार्टी को जीतना, अगर मेरी पार्टी जीत गई तो फिर मुझे काम करना आता है, मैं एक बड़े प्रभावी ढंग से इस इलाके की सेवा कर सकूं। और आप ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं कमी जो है वो सामने ज़रूर आएगी? देखिए, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कैसे बन जाऊं कि मैं ही आ जाता तो सब कुछ ठीक होता, पर कुछ फ़र्क तो ज़रूर होता, क्योंकि उसके पीछे मेरा 50 वर्ष का लोगों के साथ जो एक तालमेल है, प्यार है, सौहार्द है, उस वजह से मैं ज़रूर कुछ कैच करता। और इस बार भी जब मैं इलेक्शन के लिए निकलूँगा तो मैं तो सभी से अपने प्यार, सौहार्द और वो जो जैसे सबकी बारे में बात करता हुआ लोगों से ये कहूँगा कि वो वोट हमारे गठबंधन को दे। अच्छा, समय कम है, जाते जाते हम तीसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी की भी थोड़ी सी बात को छूते जाएंगे। कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता पठानकोट के कांग्रेस से निकले और उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। क्या लगता है कितना झटका लगेगा? झटका बहुत बड़ा झटका है। वो भी जो अजीज है हमारा, उसने मेरे साथ भी काम किया है, विभूति शर्मा, तो उसका एक क्षेत्र है उसका, और उसके परिवार का बड़ा प्रभाव भी है। और कांग्रेस, और मेरा ये मानना है कि ये झटका भारतीय जनता पार्टी को नहीं, ये झटका कांग्रेस को है, और यकीनन वो एक अपना वो प्रभाव छोड़ेगा। और श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो उसे झटका नहीं? वो श्रोमणी अकाली दल भी अपने हमारे यहाँ श्रोमणी अकाली दल के वोटर जो अपना वोट सीधे तौर पर वो पार्टी के आदेश के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को दे दिया करते थे, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, गठबंधन है। अब वो लोग वोट जो है वो सीधे तौर पे अपने ही गठबंधन को जो उनका है उसको देंगे, और इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के भी वोट हमें मिलेगा। और जीतने के लिए तो देखो, एक बात तो है, जीतने के लिए तो लड़ेंगे, अब बाकी तो फिर ईश्वर के हाथ में है, सरकार हम लोग बनाएंगे। तो मान ली कि पठानकोट में त्रिकोणीय मुकाबला होगा? नहीं, क्यों, हम 4 कॉर्नर में लड़ेंगे। त्रिकोणा तो इन तीनों को हो गया, चौथा हमारा गठबंधन अपनी भूमिका अदा करेगा जी। हाँ, हम इस वक्त भी बहुत अपने उधर क्या कहते हैं, भोया और सुजानपुर में भी बहुत आगे जा रहे हैं जी। पठानकोट में अभी हमने अभी तय नहीं किया कि किसको खड़ा होना है, और जिस दिन हम अपने
जो प्रतिनिधि, चुनावी प्रतिनिधि लेके आ जाएंगे, उस दिन आपको बता देंगे कि हम 4 कॉर्नर से भी आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जो रंग है वो अजीबो-गरीब देखने को मिलेंगे। अशोक शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बेहतरीन बातें की और बड़ी अच्छी बातें की, और ये सिलसिला मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ आगाज है, अंजाम तक तभी पहुंचेगा जब चुनाव होंगे। और इस बीच अशोक शर्मा जी हमारे बीच में आते ही रहेंगे, इनसे हम पूरी राजनीति के एरिया की जितनी भी जो खलबली और हलचल है उस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाते जाते आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबको यही कहूँगा कि राजनीति की गरिमा को कम मत कीजिए, राजनीतिक की नैतिकता को कम मत कीजिए, और ऐसे लोगों को आगे लाइए जो सचमुच अपनी आत्मा से आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार का माहौल मत बना दीजिए कि इसे कैरियर मत समझिए। राजनीति को कैरियर समझेंगे तो फिर वो सेवा नहीं होगी। इसलिए इसका नैतिक जो उठाव है, इसका वो बढ़े, इसकी गरिमा बढ़े, और फिर अच्छे लोग जो हैं राजनीति के अंदर आए, और फिर राजनीति के अंदर आके देश और अपने प्रदेश की और समाज की सेवा करें। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये थे अशोक शर्मा जी। तो अगले फिर किसी एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ आप सबके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय अनिल खुराना एंड जितेंद्र शर्मा।